हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम कवर करेंगे हमारे चैप्टर 7 का कुछ रिमेनिंग पोर्शंस, जिससे कि हमारा एकमान स्पायरल, एकमान ट्रांसपोर्ट, जियोस्ट्रॉपिक करंट, वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से आज कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी हमारा लास्ट क्लास में हमने स्कायर्स किस तरीके से हमारा फॉर्म हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नाउ हम इसमें एकमान स्पायरल में जो पढ़ेंगे, इसे कोरलिस इफेक्ट जो है हमारा, इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा। तो अगर आप उस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे पहले देख लें। ओके, तो हमारा चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सरफेस सर्कुलेशन। तो यहाँ बोलने का यह मतलब है कि हमारे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सब ट्रॉपिकल गायर्स के जो सर्कुलेशन पैटर्न पाए जाते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। अब सब ट्रॉपिकल गायर हमारा क्या क्या था, हमारा यहाँ पर ही जैसे हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर ही 4 बाउंड्री मिलकर हमारा सब ट्रॉपिकल गायर एक फॉर्म कर रहे थे। जैसे कि हमारा नॉर्दर्न बाउंड्री एक था, फिर ईस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री, सदर्न बाउंड्री, ये सब हमारा मिला के क्या एक सब ट्रॉपिकल गायर का यहाँ पर ही फॉर्मेशन कर रहे थे। इससे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इसमें हो क्या रहा था, बोल रहा है कि ऐसे जो सर्कुलेशन पैटर्न यहाँ पर हमारे बन रहे हैं, तो इसको ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारा इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे हैं, जैसे कि एकमान स्पायरल, एकमान ट्रांसपोर्ट, जियोस्ट्रॉपिक करंट्स और वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन। तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकमान स्पायरल, एकमान ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक वोयाज मतलब एक सफ़र के दौरान हमारे एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थे जिनका नाम फ्रिथजॉफ नानसेन था। तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि एक आर्कटिक ओशन का जो आइस है हमारा, वो विंड डायरेक्शन से 20 to 40 डिग्री हमारा एंगल बनाकर वहाँ पर ही वो ब्लो कर रहा है। और ऐसा उन्होंने कहाँ पर देखा, ऐसा उन्होंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा। बोलने का यह मतलब है कि हमारा जब मतलब देखिए डायग्राम को थोड़ा समझाता हूँ। जब हमारे फ्रिथजॉफ नानसेन साहब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि हमारा जो विंड डायरेक्शन है वो इस तरफ ब्लो कर रहा है, लेकिन हमारा जो आर्कटिक ओशन का आइस है वो विंड डायरेक्शन को फॉलो नहीं करके, हमारा जो आर्कटिक ओशन का आइस है वो इससे कुछ डिग्री एंगल बनाकर वहाँ से वो ब्लो कर रहा है। और साथ ही में हमारा जो ओशन का जो सरफेस वाटर था वो भी हमारा विंड डायरेक्शन को नहीं फॉलो करके, वो भी हमारा कुछ एंगल बनाकर वहाँ से वो ब्लो कर रहा था। तो ऐसा किस लिए हो रहा था, उन्होंने ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और लेकिन इसका हम बाद में पढ़ेंगे कि उसको किसने एक्सप्लेन किया। तो पहले ये जान लेते हैं कि जब फिर उन्होंने साउदर्न हेमिस्फीयर में देखा तो उन्होंने ये पाया कि हमारा जो सरफेस वाटर और आर्कटिक ओशन के जो आइस थे वो हमारा इस बार भी विंड डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे थे। हमारा विंड डायरेक्शन से 20 to 40 डिग्री का एंगल बनाकर लगभग उधर लेफ़्ट की तरफ यहाँ पर ही वो ब्लो या फ्लो कर रहे थे। ओके, तो इस तरह हो रहा था, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा राइट की तरफ ब्लो हो जा रहे थे और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा लेफ़्ट की तरफ। तो उन्होंने ऐसा देखा और उन्होंने इसका ठीक एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया कि ऐसा हो किस लिए रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर हमारे आए बाद में भी वाल्फ्रेड एकमान साहब, जो कि एक हमारा स्वीडिश फिजिसिस्ट थे, जो उन्होंने एक ओपन सर्कुलेशन मॉडल 1905 में डेवलप किया, जिनका नाम उन्होंने एकमान स्पायरल रखा। जो हमारा नानसेन का ऑब्जर्वेशन जो था, हमारा पढ़े ना फ्रिथजॉफ नानसेन, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन, उन्हीं का ऑब्जर्वेशन जो था, ऑब्जर्व वो किए थे, उसी को ये एक्सप्लेन हमारा करता है। तो हमारा ये क्या बताता है कि एकमान स्पायरल क्या है, हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स और कोरलिस इफेक्ट का यहाँ पर ही हमारा बैलेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एकमान स्पायरल है क्या, तो इट इज़ द बैलेंस बिटवीन फ्रिक्शनल इफेक्ट्स ऑफ द ओशन एंड द कोरलिस इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट एंड द कोरियोलिस इफेक्ट। आप बस इतना बोलिएगा। ओके, ये याद रखिएगा, टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये एकमान स्पायरल जो है, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द ओशन एंड द कोरियोलिस इफेक्ट। ओके, यहाँ से हमारा ये हो गया। ना भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, ना हमारा क्या बोला है कि एकमान स्पायरल हमारा क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि सरफेस वाटर हर डेप्थ में एट वेरियस डेप्थ, ठीक है, सरफेस वाटर हमारा जैसे कि ओशन का जो सरफेस वाटर होता है एट वेरियस डेप्थ, उसका स्पीड और डायरेक्शन किस तरीके से हो रहा है, हमारा एकमान स्पायरल उसको डिस्क्राइब करता है। तो हमारे एकमान मॉडल में ये एज्यूम किया जाता है कि एक यूनिफॉर्म कॉलम ऑफ वाटर, मतलब एक अमाउंट का सपोज ये वाटर हम लेते हैं तो हमारा वो विंड के वजह से हमारा वो सरफेस पे हमारा ब्लो कर रहता है।
तो ठीक है, सरफेस वाटर पे हमारा वो ब्लो कर रहा है। और एक आइडियल कंडीशन अगर हम लें, ऐसे कि हम ये फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का दिया हुआ है ना, हमारा ये विंड डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ हमारा जो है विंड अगर ब्लो हो रहा है तो आइडियल कंडीशंस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का भी हम बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो अंडर आइडियल कंडीशंस हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, कोरियोलिस इफेक्ट के वजह से हमारा जो सरफेस वाटर विंड के कांटेक्ट में आया है, ठीक है, हमारा ये विंड इधर ब्लो कर रहा है और ये सरफेस वाटर है, तो इसके जो कांटेक्ट में हमारा जो आया सरफेस वाटर, तो वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, वो विंड डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल बनाकर वहाँ पर हमारा वो ब्लो करेगा, ठीक है। मतलब हमारा जो ये जैसे विंड डायरेक्शन हमारा किधर है, हमारा विंड डायरेक्शन जो है इस तरफ है, और हमारा वाटर का डायरेक्शन जो है इस तरीके से जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा जो विंड से मतलब कोरियोलिस इफेक्ट यहाँ पर एक्ट करेगा और हमारा विंड डायरेक्शन से सरफेस वाटर को 45 डिग्री एंगल बनाकर वहाँ पर ही उसको ब्लो करवाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर वही हम देखें साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा विंड जो है सपोज इस तरीके से हमारा ब्लो कर रहा है, तो क्या होगा हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर का केस में, हमारा यहाँ पर विंड जो है अभी विंड डायरेक्शन इस तरफ है, तो विंड से लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ हमारा ये सरफेस वाटर को अपना ब्लो करवाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारा फिर यहाँ पर हो गया। फिर अभी जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सरफेस वाटर है वो किसके ऊपर फ्लो कर रहा है, हमारा जो सरफेस वाटर है वो डीप लेयर ऑफ वाटर के ऊपर हमारा फ्लोट कर रहा है, ठीक है। डीप लेयर ऑफ वाटर इतना है, हमारा सरफेस वाटर सपोज इतना है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा ये फ्लोट कर रहा है सरफेस वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हमारा सरफेस लेयर मूव करेगा तो उसके नीचे के जो हमारे लेयर्स हैं वो क्या होंगे, वो भी मोशन में आ जाएंगे और वो हमारा उसके नीचे वाले लेयर को ऊपर वाला लेयर एनर्जी पास करेगा, तो उसके वजह से वो भी हमारा फ्लोट करना मतलब मूव करना स्टार्ट करेंगे। और ये ऐसी तरीके से होता है जैसे कि हमारा हाउ ए डेक ऑफ कार्ड्स कैन बी फैंड आउट बाय प्रेसिंग ऑन एंड रोटेटिंग ऑन द ओनली द टॉप कार्ड इन द डेक। ओके, नाउ हमारा जो है जैसे ही हम नीचे नीचे डेप्थ में बढ़ेंगे उसी तरीके से हमारा करंट का जो स्पीड है वो भी कमते जाएगा। हाउएवर एंड द कोरियोलिस इफेक्ट जो है हमारा इंक्रीज करेगा कर्वेचर टू द राइट, हमारा राइट की तरफ हमारा उसका जो डायरेक्शन है ना उसको बढ़ाते जाएगा। बोलने का ये मतलब है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, ये जो डायग्राम में लिखा हुआ है ना मैं आपको इसमें से समझाता हूँ, ठीक है, वो जो वहाँ पर लिखा हुआ है मैं आपको इसमें से बस समझा दूँगा, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके, आप इसमें देखिए कि हमारा जो विंड है कैसे ब्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, हमारे सपोज केस लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का केस है। तो इसके वजह से क्या होगा, सरफेस करंट जो हमारा है वो किस तरफ हमारा ब्लो करेगा, विंड डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल बनाकर ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट हमारा वहाँ पर सरफेस करंट जो है ब्लो कर रहा है। तो सरफेस करंट जैसे हमारे यहाँ पर ब्लो कर रहा है ना, तो सरफेस करंट में जैसे ब्लो किया 45 डिग्री एंगल बना के, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा नीचे का जो यहाँ पर ही लेयर है वो भी क्या होगा, वो भी मोशन में आ जाएंगे ड्यू टू इसका ही मूवमेंट, सरफेस करंट का मूवमेंट से, तो हमारा इसको ये एनर्जी पास करेगा, तो ये जो है इससे और थोड़ा डिग्री एंगल बनाकर हमारा ये ब्लो करना स्टार्ट करेगा। सपोज ये 45 डिग्री में ऊपर वाला हो रहा था तो इसके नीचे वाला डिग्री एंगल हमारा कितना बन जाएगा, हमारा सपोज 50 डिग्री एंगल बन गया। फिर हमारा जो ये जो एंगल अभी हमारा बना, ये जो हमारा फिर जो लेयर है अभी ये जब हमारा मूव करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, हमारा फिर ये नीचे उसके नीचे वाले लेयर को एनर्जी पास करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये जो है और थोड़ा एंगल बनाकर यहाँ पर ही फिर हमारा ब्लो करना स्टार्ट करेगा। तो हमारे सपोज कितना हो जाएगा, फिर हमारा ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर हमारा फिर वैसे इसी तरीके से ले लेके एक टाइम हमारा ऐसा आता है कि हमारा विंड से पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक यहाँ पर ही सरफेस लेयर ऑफ वाटर जो है ब्लो करता है। तो हमारा बस ये है, यहाँ पर ही बोला गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एग्जैक्टली पढ़ लीजिए, डीपर इन द ओशन अ लेयर ऑफ वाटर एक्चुअली एग्जिस्ट दैट मूव इन अ डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट फ्रॉम द विंड डायरेक्शन दैट इनिशिएटेड इट। ओके, नाउ इफ़ द वाटर जो है हमारा जो है, अगर सपोज वाटर जो है बहुत ज़्यादा गहरा रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप रहेगा, तो उससे क्या होगा, इनफ फ्रिक्शन विल कंज्यूम, हमारा क्या होगा, द एनर्जी इम्पार्टेड बाय द विंड, हमारा किसी टाइप का इमोशन जो है उस डेप्थ पे हमारा नहीं पाया जाएगा। ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड एंड एटीट्यूड,
हमारा जो फिर भी स्टिलनेस है नॉर्मली ऑकर्स एट ए डेप्थ ऑफ अबाउट 100 मीटर्स। ओके, तो हमारा जो पाया जा रहा है ना लगभग ये 100 मीटर आसपास ही मिलते हैं। तो वैसी स्थिति ये जो मैंने बताया ना ये डायरेक्शन, ये जो डायग्राम है ये भी वही जो बताया है, लेकिन इसमें तो कुछ अच्छे से है तो आपको बता देता हूँ। जैसे विंड डायरेक्शन इस तरह के ब्लो कर रहा है तो हमारा सरफेस करंट जो है 45 डिग्री एंगल यहाँ से बना के इसको ब्लो किया। फिर हमारा ये जो सरफेस करंट जो ब्लो कर रहा है तो इसको एनर्जी इसको पास कर रहा है, तो इससे हमारा ये और थोड़ा एंगल बना के हमारा ब्लो करेगा। सपोज 55 बनाया, फिर ये 65, फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा कि हमारे एग्जैक्टली अपोजिट हो जाते हैं। तो हमारा ये बस है एकमान ट्रांसपोर्ट। और इससे आप दो टाइप का हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि सरफेस करंट, अगर हम सिर्फ बात करें सरफेस वाटर का, सरफेस में जो हमारा वाटर है ना, अगर वो हमारा विंड के कांटेक्ट में अगर आता है तो वो हमारा 45 डिग्री टू द राइट ऑफ द विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा 45 डिग्री टू द राइट हमारा ब्लो करेगा। पूछा जाएगा आपसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बोला तो हमारा जो विंड सरफेस वाटर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उससे 45 डिग्री का एंगल बनाकर वहाँ पर राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अगर वही आपका साउदर्न हेमिस्फीयर का अगर बात किया तो क्या होगा, हमारा जो विंड डायरेक्शन है वो 45 डिग्री टू द लेफ्ट ऑफ द विंड वहाँ पर ही हमारा फिर ब्लो करेगा। और अगर पूरा एवरेज वाटर हमारा पूछा जाए, तो अगर पूरा ही एंटायर कॉलम जो वाटर है उसको अगर आपका पूछा जाए तो वहाँ पर ही क्या होगा, हमारा वो 90 डिग्री हमारा वो ब्लो करेगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, पूरा यहाँ पर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। अगर पूरा एंटायर कॉलम मूवमेंट फॉर द एंटायर कॉलम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको आपको अगर देखना होगा तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमारा इसमें बताया है, तो आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं स्कैन करके। ओके, नाउ जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर ही हमारा सब बता दिया है। फिर क्या बोला है देख लेते हैं। हमारे यहाँ भी वही बोला है कि अंडर आइडियल कंडीशंस देयरफॉर द सरफेस लेयर्स वुड मूव एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हम पढ़ चुके हैं। ऑल द लेयर्स जितने हैं लेयर कॉम्बाइन अगर हम करें, हाउएवर टू क्रिएट ए नेट वाटर मूवमेंट जो कि हमारा कितना होगा फिर 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द विंड। और दिस एवरेज मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एकमान ट्रांसपोर्ट इज 90 डिग्री टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 डिग्री टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन जिससे हम इसको जान लेते हैं कि आइडियल कंडीशंस हमारे ओशन में बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं, ऐसा हमेशा होता नहीं है। हमारा ये बस थ्योरी पे है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल वे में देखें तो इससे बहुत ज़्यादा अलग हमारा पाया जाता है। सो द एक्चुअल मूवमेंट है हमारा सरफेस करंट का, वो हमारा डेविएट स्लाइटली फ्रॉम द एंगल सोन इन फिगर 7.7, मतलब 45 डिग्री से भी कम एंगल बनाकर वहाँ पर ही हमारा वो ब्लो कर रहा है। ओके, तो फिर हमारे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जनरली सरफेस करंट मूव एट एन एंगल समवॉट लेस देन 45 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द विंड। हाँ, इसके हम पढ़ चुके। एंड एकमान ट्रांसपोर्ट इन द ओपन ओशन इज टिपिकली अबाउट 70 डिग्री फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, लगभग वो 70 डिग्री हमारे यहाँ पर पाया जाता है। तो मतलब आइडियल कंडीशन यहाँ पर हमारे मेनली पाए नहीं जाते हैं। तो हमारा जो नेट ट्रांसपोर्ट होता है ओपन ओशन में वो टिपिकली कितना विंड डायरेक्शन से 70 डिग्री का एंगल बनाकर वहाँ पर ही हमारा होता है। अगर हम इन सैलो कोस्टल वाटर का अगर बात करें तो एकमान ट्रांसपोर्ट जो है हमारा मे बी वेरी नियरली द सेम डायरेक्शन एज द विंड। सैलो कोस्टल वाटर का अगर बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सैलो कोस्टल वाटर का बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एकमान ट्रांसपोर्ट जो हमारा कितना होगा, वेरी नियरली द सेम डायरेक्शन एज द विंड। जिस डायरेक्शन हमारा विंड ब्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा वाटर का भी मूवमेंट होगा, एकमान ट्रांसपोर्ट उस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही कहाँ पर किस कंडीशन में, जब हमारा सैलो कोस्टल वाटर यहाँ पर ही बोले, और फिर जब ओपन ओशन अगर बोले तो हमारा उस टाइप का वहाँ पर कंडीशन बनेगा कि 45 डिग्री एंगल बनाकर वहाँ पर हमारा ब्लो कर रहा है। ठीक है, नाउ ये पढ़ते हैं जियोस्ट्रॉपिक करेंट्स। तो हम इससे पहले क्या पढ़ चुके, हमारा पहले पढ़ चुके एकमान स्पाइरल, जो क्या था, बैलेंस बिटवीन द, हमारा किसका था, बैलेंस बिटवीन द फ्रिक्शनल इफेक्ट इन द ओशन और हमारा कोरलिस इफेक्ट का। ना वही अगर हम बात करें जियोस्ट्रॉपिक करंट का, तो हमारा जियोस्ट्रॉपिक करंट जो है बैलेंस किस का यहाँ पर पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क का आ भी चुका है हमारा। ठीक है, तो हमारा जियोस्ट्रॉपिक करंट जो है वो हमारा कोरियोलिस इफेक्ट और हमारा ग्रेविटी के बीच का बैलेंस यहाँ पर हमें दर्शाता है। तो जियोस्ट्रॉपिक करंट हमारा क्या है, बैलेंस बिटवीन द कोरियोलिस इफेक्ट और ग्रेविटी, हमारा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा इसमें क्या बोल रहा है हम बुक के हिसाब से पहले पढ़ लेते हैं। ओके, तो एकमान ट्रांसपोर्ट जो है हमारा सरफेस वाटर को राइट की तरफ हमारा डिफ्लेक्ट कर देता है, हमारा कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए यहाँ पर एक क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर डेवलप हो जाता है एक ओशन बेसिन में, और हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ऑफ वाटर इन द मिडिल ऑफ द गायर।
हमारा बोलने का क्या मतलब है, जैसे कि हमारा यहाँ पर सब ट्रॉपिकल गायर हम जैसे पढ़ रहे थे ना, सब ट्रॉपिकल गायर में क्या हो रहा था, हमारा सपोज कीजिए यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ट्रेड विंड की वजह से हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो विंड है इस तरीके से आके यहाँ पर ही ब्लो कर रहा है, यहाँ पर ही आके ब्लो किया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर का यहाँ पर ही ब्लो किया। तो क्या होगा, हमारा जो ये वाटर है यहाँ पर पाइलअप हो जाएगा। पाइलअप होने के कारण क्या होगा, हमारा ये ऊपर उठेगा इधर का पानी, और इधर का पानी नीचे आएगा बैलेंस मेंटेन करने के लिए। फिर क्या होगा, ये पानी जो प्रिवेलिंग विंड्स के फोर्स में आके इधर तरफ वो मूव करने लगेगा, फिर जैसे इधर जाएगा फिर वो इधर हमारा आ जाता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारा ये कौन सा था, हमारा ये था हेडली सेल, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पर ही वही उसी का कॉन्सेप्ट आता है। तो जैसे सपोज कीजिए हमारा ये जो वाटर है इस तरफ गया, हमारा ये कौन सा वाटर है, हमारा ये बात कर रहे हैं हमारा वेस्टर्न कोस्ट, और हमारा जो है ये ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न वाटर जो हमारा रहता है ना, जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या रहते हैं, हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो होते हैं वो फास्टर रहते हैं, डीपर रहते हैं और नैरोवर रहते हैं, जबकि हमारा ईस्टर्न बाउंड्री करंट जो है वो स्लोवर रहते हैं, सेलोवर रहते हैं और ब्रॉडर रहते हैं, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर आप लिख लीजिए कि वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो है हमारे वो क्या है, हमारा वो फास्टर, डीपर और नैरोवर, फास्टर, डीपर और हमारा नैरोवर रह पाए जाते हैं, ठीक है। अगर वही हम बात करें ईस्टर्न बाउंड्री करंट, तो हमारा क्या होंगे, हमारा वो स्लोवर होते हैं, सेलोवर होते हैं और फिर हमारा ब्रॉडर होते हैं, ठीक है। तो सपोज इधर का पानी इधर जा रहा है और इधर से पानी हमारा इधर आ रहा है, तो जब दोनों में अगर मिलेंगे सब ट्रॉपिकल में एरिया में, तो हमारे क्या होगा, यहाँ पर ही एक जगह पानी दोनों का टकराएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर पाइल ऑफ वाटर बन जाएगा, मतलब पानी उठ जाएगा। तो ये पानी जो है हमारा फिर क्या होगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, और वो नीचे किसके वजह से आएगा, हमारा यहाँ पर फिर ग्रेविटी यहाँ पर ही हमारा काम करता है। ओके ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर फिर क्या बोला है, इस डायग्राम के हिसाब से देख लेंगे ना, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कौन सा डायग्राम, हमारा इधर देखिए। फिर हमारा ऐसे वाटर है ना, ये सपोज हमारा राइज कर गया, इसके हम पहले पढ़े, हमारा जो है वाटर जो कन्वर्जेंस की वजह से हमारा यहाँ पर राइज कर गया, राइज करेगा तो क्या होगा, हमारा ये कोर्लिस इफेक्ट फिर यहाँ पर काम करेगा। कोर्लिस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हमारा कोर्लिस इफेक्ट की वजह से ये जो वाटर है ना, उसको वो क्या करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर है तो वो राइट की तरफ ब्लो करने की कोशिश करेगा, मतलब इस तरफ हमारा ब्लो करने की कोशिश करेगा कोर्लिस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। और फिर लेकिन क्या होगा, हमारा ग्रेविटी जो है उसे नीचे तरफ खींचेगा, नीचे खींचेगा तो हमारा ग्रेविटी ऐसे खींच रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा एक नया करंट डेवलप हो जाएगा, नया करंट हमारा डेवलप होगा, और उसका क्या होगा, पाथ ऑफ एक्चुअल जियोस्ट्रॉपिक फ्लो, इस तरीके से हमारा फिर वो फ्लो करेगा। और यही जो हमारा नया करंट डेवलप हो रहा है इसी को हम जियोस्ट्रॉपिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या समझे आप, हमारा जियोस्ट्रॉपिक करंट क्या है, ये हमारा कोर्लिस इफेक्ट और ग्रेविटी के बीच का जो बैलेंस है उसी हम जियोस्ट्रॉपिक करंट बोलते हैं। तो कोर्लिस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो रेस सरफेस है, सी सरफेस है, उसकी वो क्या करेगा, हमारा उसको राइट की तरफ ब्लो करने की कोशिश करेगा, और कोर्लिस इफेक्ट क्या करेगा, हम उसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा, और फिर जो हमारा बीच में जो करंट हमारा फिर जो प्रोड्यूस होगा तो उसे हम जियोस्ट्रॉपिक करंट बोलते हैं, और उसका डायरेक्शन जो है इस तरफ आएगा हमारा। समझ में आ गया ना। ओके ठीक है, और एक बार इसको जो बुक में दिया है फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पर। हमारा फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ऑफ वाटर इन द मिडिल ऑफ द गायर कॉज वाटर लिटिल टू पाइल अप इन द सेंटर ऑफ द सब ट्रॉपिकल गायर, ठीक है। हमारे सब ट्रॉपिकल गायर के सेंटर में वहाँ पर ही वाटर का पाइल अप हो जा रहा था, हम पढ़ चुके। फिर वो जो हमारा पाइल अप जो हो रहा था, हिल ऑफ वाटर जो बन रहा था सब ट्रॉपिकल गायर में, तो वो कितना हाई तक मैक्सिमम जा सकता है, मैक्सिमम आपसे पूछा जा सकता है वो कितना हाई तक जाएगा, वो हमारा 2 मीटर हाइट तक वो जा सकता है। ओके, नाउ हमारा जो सरफेस वाटर है सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस में तो टेंड्स टू फ्लो डाउन हिल इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके, हमारा जो वाटर ऊपर जो ब्लो हो गया, मतलब हिल ऑफ वाटर जो बना ड्यू टू कन्वर्जेंस, तो वो क्या होगा, कोर्लिस इफेक्ट वहाँ पर ये अलग काम करेगा, उसको तो बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले ग्रेविटी, फिर ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, जो वाटर जो ऊपर उठा है वो हमारा नीचे तक की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है, नीचे तरफ आने की कोशिश करेगा, तो हमारा क्या होगा वो ओके तो फिर जो कोर्लिस इफेक्ट क्या करेगा, वो ग्रेविटी को अपोज करेगा, हाउएवर डिफ्लेक्टिंग द वाटर टू द राइट इन ए कर्व पाथ इनटू द हिल अगेन। ओके, नाउ जब ये दोनों फैक्टर हमारा बैलेंस करेंगे तो एक नया फैक्टर यहाँ पर ही नया करंट डेवलप होगा जिसे हम जियोस्ट्रॉपिक करंट बोल रहे हैं। हम इसको पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका ना आपको। नाउ डेट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द हिल,
और हिल में वहाँ पर ये क्या करेगा, उस सर्कुलर पाथ में हमारा मूव करेगा एज द पाथ ऑफ द आइडियल जियोट्रॉपिक फ्लो। नाउ फ्रिक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स however causes the water to move gradually down the slope of the hill as it flow around it. This is the path of actual geostrophic flow labeled in figure 7.8a। यहाँ पर हम पढ़ चुके। ओके, तो अब इसको पढ़ने का दरकार नहीं है, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ना भाई आ जाइए आप हमारा वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल गायर। और पहले यहाँ पर ही देख लें, यहाँ पर ये सब आपको समझ में आ गया है ना। ओके, तो ये जो हमारा क्या बोल रहा है, वो जो हमारा जो ब्लो कर रहा है ना जियोट्रॉपिक करंट जो वो सर्कुलर एरिया में यहाँ पर ही हमारा फ्लो करेगा, इसका बोलने का मतलब है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, अभी हम पढ़ते हैं हमारा वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन के बारे में। इससे पहले भी एक बार एक और पूछा गया था, तो आपको मे भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर कहाँ गया जियोट्रॉपिक करंट, मैंने आपको क्या बोला था, हमारे किसके बीच का बैलेंस था, हमारा ये कोरियोलिस इफेक्ट और ग्रेविटी के बीच का बैलेंस था, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट और ग्रेविटी के बीच का हमारा यहाँ पर बैलेंस हो रहा था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, हमारा जियोट्रॉपिक करंट में बोल रहे थे। और हमारा जियोट्रॉपिक विंड जो है, जियोट्रॉपिक विंड या जियोट्रॉपिक करंट जो है, इससे हम जियोट्रॉपिक बैलेंस ही बोलते हैं, ठीक है, वो तो अलग है। तो इसमें और क्या होता है, हमारा ये कोरियोलिस इफेक्ट और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ना, इसका ये भी बैलेंस को दर्शाता है। कोरियोलिस इफेक्ट और हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को, इसको भी हमें ये दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जियोट्रॉपिक विंड और फ्लो का अगर डेफिनेशन और एक वर्ड में, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारा कोरियोलिस इफेक्ट जो है एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है। लिखिए यहाँ पर, व्हेन कोरियोलिस force is exactly equal and opposite to the pressure gradient force, this will lead to the winds, this will lead the winds to flow in a straight line, in a straight path parallel to the isobars wind velocity which is proportional to the pressure gradient force। ओके, क्लियर है। नाउ और एक चीज़ हमारा देख लें कि यहाँ पर ही तो सब नंबर कंप्लीट हो गया ना। और एक डायग्राम बना के बस हम देख लेते हैं लास्ट कि यहाँ पर ही क्या बोला है, कैसे जियोट्रॉपिक विंड कैसे कैसे भी बैलेंस रहता है, हम इसको पहले देख लेते हैं। जियोट्रॉपिक विंड, ये हमारा फ्रिक्शन हुआ जो अपोजिट में डायरेक्शन में रहेंगे, और फिर कोरियोलिस फोर्स और ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इस डायरेक्शन में हमारा ये मेनली पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमारा हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में बह जाएंगे। ओके, चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया, इतना इंपॉर्टेंट था। बाकी अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको आगे वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन के बारे में। वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल गायर, यहाँ पर हमारा क्या बोला है कि यहाँ पर फिगर 7.8a, मतलब इस फिगर में हमारा क्या है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं वही चीज़ यहाँ पर ही बोला हुआ है कि हमारा यहाँ पर एक टाइप का हिल फॉर्म हुआ है विद इन ए रोटेटिंग गायर। जो हमारा यहाँ पर रोटेटिंग गायर है ना, यहाँ पर एक टाइप का हिल यहाँ पर ही हमारा फॉर्म हुआ है, जो कि हमारा किसके क्लोज है, वेस्टर्न बाउंड्री। ये हमारा वेस्टर्न बाउंड्री है, ये हमारा ईस्टर्न बाउंड्री है, और मैक्सिमम हाइट देखिए कितना है, 2 मीटर। तो वेस्टर्न बाउंड्री के करीब है हमारा रोटेटिंग गायर। तो उसकी वजह से हमारा क्या बोला है कि रोटेटिंग गायर एज रिजल्ट द वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो है हमारा सब ट्रॉपिकल गायर में जो हमारा प्रेजेंट है, वो हमारा कैसे होते हैं, फास्टर होते हैं, नैरोअर होते हैं, डीपर होते हैं, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, देन देयर ईस्टर्न बाउंड्री
करंट। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें तो क्रूसियो करंट जो एक टाइप का हमारा कैसा है, बाउंड्री करंट। ये क्रूसियो करंट अब आपको लग रहा होगा कहाँ पर हम पढ़े पढ़े थे, याद कीजिए, हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। हमारा ये कहाँ पर, रुक के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर इसमें देखिए आप, यहाँ पर ही हमारा है एक क्रूसियो करंट जो कि हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा वो है नॉर्थ पैसिफिक सॉफ्टवेयर गायर में। यहाँ पर देखिए क्रूसियो करंट है ना, जो कि हमारा कैसा है, एक वेस्टर्न बाउंड्री करंट है। वही यहाँ पर भी बोलेगा कैलिफोर्निया करंट, जो कि हमारा ईस्टर्न बाउंड्री प्रेजेंट है और वो हमारा कोल्ड करंट है। तो वही यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है, देखिए कि हमारा देन देयर क्रूसियो करंट, a western boundary current of the North Pacific Gyre is up to 15 times faster, 20 times narrower और 5 times deeper than the California current, जो कि हमारा एक ईस्टर्न बाउंड्री करंट है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हम इस फिनोमिना को बोलते हैं वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन। और जो करंट इसके द्वारा हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, और द करंट अफेक्टेड बाय दिस फिनोमिना, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न इंटेंसिफाइड। और यहाँ पर ही हमारा नोट करने क्या बोला है कि वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो होते हैं हर सॉफ्टवेयर गायर में, वो हमारा वेस्टर्न इंटेंसिफाइड होते हैं। इवन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर का ही क्यों ना हो, हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो होंगे सारे सॉफ्टवेयर गायर में हमारा वेस्टर्न इंटेंसिफाइड होंगे। और ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारा वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन कॉज करते हैं, जैसे कि हमारा कोरलिस इफेक्ट। तो कोरलिस इफेक्ट हमारा क्या कर रहा है, हमारा कोरलिस इफेक्ट जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे ना, पोल्स की तरफ हमारा जैसे हम मूव कर रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, तो हमारा कोरलिस इफेक्ट जो है मूव ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगता है, ठीक है, मतलब इंक्रीज होने लगता है। और अगर वही बात करें हम इक्वेटर के पास अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर हम मूव करते हैं, कोरलिस इफेक्ट हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर जीरो होगा। सो ईस्टवर्ड फ्लोइंग हाई लेटीट्यूड वाटर टर्न्स टुवर्ड्स द इक्वेटर more strongly than westward flowing equatorial water turns towards the higher latitudes। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा वाइड स्लो और सैलो फ्लो ऑफ वाटर जो होता है टुवर्ड्स द इक्वेटर अक्रॉस मोस्ट ऑफ इट्स सब्टोल गायर, वो हमारा क्या करते हैं, लीव कर देते हैं। ओनली ए नैरो बैंड थ्रू विच द पोलवार्ड फ्लो कैन ऑकर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन बेसिन। मैंने जो कॉन्सेप्ट बता दिया है ना, बस वही चीज़ यहाँ पर ही है। अगर इफ़ ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा रोटेट करेगा अराउंड द एपेक्स ऑफ द हिल, तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी जो है वाटर का अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन विल बी मच ग्रेटर देन द वेलोसिटी अराउंड द ईस्टर्न साइड। नाउ अगर हम देखें फिगर 7.8b, मतलब कौन सा फिगर, हमारा इस फिगर का बात कर रहा है। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है कि द लाइन्स आर क्लोज टुगेदर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन के पास देखेंगे तो हमारे जो लाइन्स हैं बहुत ही क्लोज हैं, जो कि हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर ही जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और जो एंड रिजल्ट है वो हमारा क्या, इज़ ए हाई स्पीड वेस्टर्न बाउंड्री करंट दैट फ्लो अलोंग द हिल स्टीपर वेस्टवर्ड स्लोप एंड स्लो ड्रिफ्ट ऑफ वाटर टुवर्ड द इक्वेटर अलोंग द मोर ग्रेजुअल ईस्टर्न स्लोप। ठीक है, तो हमारा जो भी हम पढ़े ना वेस्टर्न ईस्टर्न बाउंड्री करंट के बारे में, हमारा यहाँ पर फिगर टेबल मतलब टेबल 7.2 में हमारा यहाँ पर दे दिया है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न बाउंड्री करंट हमारा कौन कौन सा है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील करंट और क्रूसियो करंट। ये हमारे नैरोअर होते हैं, डीपर होते हैं और फास्टर होते हैं, और ये लार्ज भी होते हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए, देखिए लार्ज कितना बोला है, एज मच एज 100 सीवर ड्रॉप। ठीक है, तो 1 सीवर ड्रॉप हमारा मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड इज फ्लो रेट इक्वल टू 1 सीवर ड्रॉप। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ही पढ़ के रखिएगा। तो अब ये ईस्टर्न बाउंड्री करंट हमारा क्या हो गया, कैनेरी करंट, बेंगुएला करंट और कैलिफोर्निया करंट। तो गल्फ स्ट्रीम हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट है, और हमारा कैनेरी करंट जो ईस्टर्न बाउंड्री करंट है, ये हमारा एक सब्टोल गायर में पाए जाते हैं। उसी तरीके से हमारा ब्राज़ील करंट एक सब्टोल गायर में, जो कि हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट है, और बेंगुएला करंट ईस्टर्न बाउंड्री करंट है, और सेम क्रूसियो करंट हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट है, और कैलिफोर्निया करंट हमारा ईस्टर्न बाउंड्री करंट है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे जितने वेस्टर्न बाउंड्री करंट होते हैं वो हमारा यूजुअली लेस देन 100 किलोमीटर नैरो होते हैं, मतलब नैरो होते हैं, और हमारा मतलब मोटाई में कम होता है। और हमारा जो कोल्ड करंट होते हैं, मतलब ईस्टर्न बाउंड्री करंट जो होते हैं, वो हमारा 1000 किलोमीटर तक हमारा वाइड होते हैं। और हमारा जो यहाँ पर बोला गया है कि वेस्टर्न बाउंड्री करंट हमारा ज़्यादा डीप होते हैं, लगभग यहाँ पर कितना डेप्थ, 2 किलोमीटर तक यहाँ डेप्थ होता है। और जबकि हमारा जो ईस्टर्न बाउंड्री करंट है उनका डेप्थ बहुत ही कम होता है, जो कि लगभग हमारा 0.5 किलोमीटर तक इनका डेप्थ होता है। और अगर बात किया जाए फास्टिंग का, स्पीड का अगर बात किया जाए, तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो हमारा ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न बाउंड्री करंट। हमारा
वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर डे यहाँ पर ही मूव कर लेता है, जबकि हमारा ईस्टर्न बाउंड्री करंट जो है सिर्फ हमारा टेंस ऑफ किलोमीटर पर डे हमारा लगभग मूव करता है। और ईस्टर्न बाउंड्री करंट का यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग वॉल्यूम जो कितना अमाउंट का यहाँ करते हैं, लगभग 10 to 15 सीवियर ड्रॉप यहाँ पर ही करते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या बोला है कमेंट्स में कि वाटर जो ड्राइव होते हैं फ्रॉम लो लेटीट्यूड्स एंड आर वार्म, लिटिल और नो अपवेलिंग यहाँ पर ही देखने को मिलता है हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट में। और यहाँ पर ही हम ईस्टर्न बाउंड्री करंट में देखें तो यहाँ पे अपवेलिंग हमें कॉमनली देखने को मिलता है। और यहाँ पर वाटर कहाँ से ड्राइव होते हैं, फ्रॉम मिडिल लेटीट्यूड्स एंड आर कूल, यहाँ पर ही ठंडे पाए जाते हैं हमारा वाटर। ओके, तो यहाँ पर ही हमारा लगभग हो गया, जितना था हम सबको पढ़ लिए। और हाँ, यहाँ पर जैसे डायग्राम में मैं बोल रहा था हमारा वेस्टर्न बाउंड्री, देखिए हमारा ये वेस्टर्न बाउंड्री है ना, वेस्टर्न बाउंड्री है, ये वेस्टर्न बाउंड्री है और ये ईस्टर्न बाउंड्री है। तो वेस्टर्न बाउंड्री के पास हमारा जो लाइन है ना, ये लगभग पास है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर जो फ्लो रेट है ज़्यादा स्पीड है एज कम्पेयर टू यहाँ पर वाइड जो है, मतलब यहाँ पर फ्लो रेट जो बहुत ही धीरे धीरे है, स्लो है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, हमारे यहाँ पर समझ गए ना आप कैसे किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर लगभग हम एकमान स्पाइरल, जियोस्ट्रॉपिक करंट और वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन के बारे में बहुत ही तरीके से हम समझ चुके हैं। ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं हमारा यहाँ पर अभी अपवेलिंग डाउनवेलिंग हमारा हो गया, ठीक है। ये सब हमें पढ़ना है और फिर हमारा कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उसे भी हम कवर करेंगे। बाकी ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको बस आप आज याद रखिए, बाकी मैं कल होने से उसको अपलोड कर दूँगा बाकी का जो लेक्चर है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।